नमस्कार, आपका स्वागत है देश का मुद्दा कार्यक्रम में। मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी एक खास मुद्दे के सामने आपके सामने हाजिर हूं। और आज का खास मुद्दा है कि क्या दिल्ली सरकार अपने उन वादों पर खरा उतर रही है जो उसने एक आम आदमी के साथ किया था। क्या दिल्ली सरकार जो प्रदेश के निवासियों के लिए आने का रास्ता बंद कर रही है, इलाज को कराने का रास्ता बंद कर रही है, उसके बाद हालांकि एलजी साहब ने उसको पलट दिया, क्या वो सही था और वो क्यों जरूरी था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहा है कि आपकी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, कहीं बेड की व्यवस्था खराब है, कहीं मरीजों को अच्छी तरीके से नहीं देखा जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश कुमार शर्मा बीजेपी से, हमारे साथ घनश्याम गौड़ आम आदमी पार्टी से और हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी भारतीय नौजवान पार्टी से मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी से राकेश कुमार शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। राकेश कुमार शर्मा जी, ये बताइए कि जिस प्रकार व्यवस्था चलनी चाहिए थी दिल्ली की, चाहे वो केंद्र सरकार के सौजन्य से होती, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सौजन्य से होती, इस चीज का एक आम आदमी को कोई मतलब नहीं होता है। उनको केवल सेवा चाहिए, उनको केवल सर्विसेज चाहिए, लेकिन वो सर्विसेज धरातल पर कहीं नजर नहीं आती। जो मरीज हैं उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उनकी जो टेस्ट व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं होती, उनकी जो एडमिशंस होते हैं वो भी 48 घंटा 56 घंटे बाद कहीं एडमिशन उनको मिलता है, और वो भी उन लोगों को जिनकी अप्रोच है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो भी व्यवस्थाएं बन रही हैं, विडंबना ये है कि सरकार कागजों पर काम कर रही है, सरकार वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और उसी का एक नतीजा ये हो रहा है कि जो वास्तव में जो हेल्प मिलनी चाहिए, जो जरूरतें पूरी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। केवल कागजों में और आंकड़ों में ये सरकार पब्लिक को गुमराह कर रही है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, पब्लिक को झूठ बोल बोल कर और उल्टे सीधे आंकड़े दे करके ये वास्तविकता से दूर भाग रही है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज आम आदमी, आम पेशेंट दुखी है बेवजह। शायद वो अपने घर में बच जाता, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद मर रहा है। पहली बात तो हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहा है, अगर किसी तरह वो जा भी पा रहा है तो उसके बाद उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, ये आप बीती अभी कल इंडिया टीवी ने चलाई और दूसरे चैनल चला रहे, कुछ लोगों से मेरी पर्सनल बात हुई, उन लोगों ने बताया कि ऐसा लगता है जैसे हम कोई गुनाह करके, कोई कत्ल करके आ गए हों, और हमसे हर आदमी नफरत की तरह देख रहा है, हमें इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम कोई गुनाहगार हैं। ये कोरोना हमने ज़बरदस्ती अपने लिए लिया और हमारे को कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। इलाज को तो छोड़िए, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो भी हमारे साथ, हमारे लिए नहीं है। हमें बड़ी ना खाना ढंग से मिल रहा है, ना हमें पानी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आम आदमी को बहुत दुखी कर रही हैं, और उसी का नतीजा हो रहा है कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की तरफ कोई नहीं देख रहा है। घनश्याम, बिल्कुल घनश्याम गौड़ जी, आपको तीसरी बार सरकार, लोगों ने आम आदमी के जो समर्थन से, आम आदमी के प्रयासों से आपको दोबारा तीसरी बार सरकार में आने का मौका मिला है। तो क्या इसी वजह से सरकार में आना, हाँ, इसी वजह से आपको आने का मौका दिया गया था कि आप उन आम आदमी की समस्या को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दें? क्या एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में कार्य करता है, लेकिन दिल्ली की जगह महंगी होने के कारण वो दिल्ली के किसी नजदीक के क्षेत्र में, एनसीआर में अपना मकान बना लेता है, तो क्या वो दिल्ली में इलाज नहीं करा पाएगा? नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल एकदम सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको एक पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने तीसरी बार सीएम बने दिल्ली के। तो दिल्ली की, ठीक है, वो तो तीसरी बार बन गए, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगाई, अपने सेंटर मिनिस्टर सारे उतारे मैदान में, खुद सीएम ने रैलियां करी, सेंटर के जितने कैबिनेट मिनिस्टर सबने गली गली में जाके पर्चे बांटे। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाया। ठीक है, क्योंकि उनको दिल्ली की जनता को सीएम से बहुत बड़ा लगाव है अरविंद केजरीवाल जी से।
और उसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि दिल्ली में अव्यवस्था है, सरकारी इलाज, कोरोना आया कहाँ से, ये बताइए मुझे आप। कोरोना क्या कोई वो है क्या? कोरोना जब जनवरी में जब पता लग गया था कि कोरोना हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है, तो इन्होंने क्यों इंतजाम नहीं किया? केंद्र सरकार ने क्यों इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद क्यों नहीं करी? ट्रम्प जी को क्यों घुमाते रहे 1 लाख लोगों के बीच में? और क्यों ये एमपी की सरकार गिराने के चक्कर में, अपनी जोड़ तोड़ करने के चक्कर में इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया? क्या आप इन्हीं के ऊपर फिक्रा छोड़ते रहेंगे? जो आपकी जिम्मेदारी कुछ है, आप सीएम हैं दिल्ली के, आपके अंडर में गवर्नमेंट, आपके अंडर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आप उनकी व्यवस्था को सुचारू करेंगे। क्यों इन्होंने लॉकडाउन टाइम से नहीं लगाया? आज दिल्ली क्या पूरे देश को इस महामारी से बच जाते हैं? अगर इस तरह से अगर सही लॉकडाउन टाइम से किया होता तो आज इतना महामारी नहीं फैलती। इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दी होती तो आज इतनी महामारी नहीं होती। चलिए खैर, जो भी है, मैं इस महामारी पर राजनीति नहीं करना चाहता। बात है दिल्ली की, तो दिल्ली में जितनी स्वास्थ्य सेवाएं जितनी अच्छी है, उतनी मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में। राकेश शर्मा जी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं दिल्ली में? है जी परीक्षित जी, एक तो कुछ आवाज इको कर आवाज ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं दिल्ली में। अभी मेरे भाई प्रवक्ता बीजेपी वालों ने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य, तो आप भैया एक काम, आप अपने जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स है, उनकी भी हालत देख लीजिए, क्या हालत है वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के। अरे भाई साहब, 2-4 ओपन छोड़िए भाई साहब 2-4 ओपन छोड़िए, काम करिए, काम कराइए सरकार से। बिल्कुल ये उसने क्या कर दिया, बीजेपी ने क्या कर दिया? नहीं, इसमें राजनीति से दूर हो जाइए। के पक्ष में मैं नहीं हूँ। 2,71,500 2,71,516 सुन लीजिए, ये झूठे आंकड़े और झूठे दोषारोपण से अलग हो जाइए, वास्तविकता में चलिए। दिल्ली के अंदर जो है ना, वो हमेशा आंकड़े, रियलिटी की तरफ देखिए, रियलिटी की आंकड़े हमेशा सच होंगे और रिकॉर्डिंग हमेशा रिकॉर्ड के आधार पे होगा। झूठा दिल्ली में नहीं होता, झूठा होता है यूपी, हरियाणा और जहाँ आपकी सरकार है वहाँ झूठ होती है। यूपी में प्रमोद गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि यूपी में जो कार्य होते हैं वो झूठे होते हैं। प्रमोद गोस्वामी, सारे आंकड़े आपके गलत होते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के कोई भी आंकड़ा ऐसा प्रमोद गोस्वामी, 2 लाख प्रमोद गोस्वामी जी, सरासर झूठ, सरासर झूठ। सर मैं बताता हूँ, मैं जमीन पर 2,71,516 टेस्ट हुए आज तक, जो कभी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं हुए। 2,71,516। सर ये आंकड़े छोड़िए, ये उनकी भाषा मत बोलिए, आप थोड़ा वास्तविकता में चलिए। सर आपको मैं बता दूं, थोड़ा आपकी नॉलेज, आपकी बात में हाँ मिला दूं, वास्तविकता हो जाएगी। मैं दिल्ली के जमुना पार एरिया में रहता हूँ और एक एनजीओ, सुन लीजिए सर, उसमें एक एनजीओ है शहीद भगत सिंह सेवा दल, केवल और केवल कोरोना के कारण सारे एनजीओ कर रहे हैं, स्पेशल देखिए सभी एनजीओ कर रहे हैं। सर सुन लीजिए, सर सुनने का मतलब सभी एनजीओ कर रहे हैं काम, अपनी जितनी सामर्थ्य शक्ति उस कर रहे हैं। सर सुन लीजिए, बहुत सारे एनजीओ बहुत सारा काम कर रहे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर सुन लीजिए, डेड बॉडीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम हम कर रहे हैं। एक बात, हम अपने दिन भर में अगर 8 बॉडीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं निगमबोध घाट या फिरोजशाह कोटला के कब्रिस्तान में, तो यहाँ से आपके अगले दिन सरकार के आंकड़े आते हैं कि 2 मौतें हुई हैं, जिसको हम 10 लोगों को या 8 लोगों को हमने ट्रांसपोर्ट किया। किससे कहें? ठीक है, आप दोनों लोगों से, हाँ मैं तीसरे व्यक्ति के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद गोस्वामी जी, घनश्याम गौड़ एमसीडी के अंडर में है, घनश्याम गौड़, राकेश शर्मा जी, मैं तीसरे व्यक्ति के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद गोस्वामी जी, क्या व्यवस्थाएं जो दिल्ली में व्यवस्थाएं चल रही हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या उनसे कितना ज्यादा संबंध एक नियर बाय प्रदेश का है कि नियर बाय प्रदेश का कोई व्यक्ति यदि दिल्ली में, जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीआर के क्षेत्रों बिल्कुल लगे हुए हैं, बागपत लगा हुआ है और लोनी लगा हुआ है, ट्रोनी का सिटी लगा हुआ है, क्या वो व्यक्ति यदि उसके नजदीक रहते हैं और अपने आप सेखी बगाड़ते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम तो दिल्ली के नजदीक रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि दिल्ली में तो दिल्ली वालों का इलाज होगा। सर परीक्षित जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या वो सब ठीक है, दिल्ली के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली में इलाज कराना है। प्रमोद गोस्वामी जी, मैं अभी प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा। दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, नोएडा में या गाजियाबाद में अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना सकते? प्रमोद गोस्वामी जी के पास, सर क्योंकि
आप हॉस्पिटल बनने का नहीं, समय नहीं है। प्रमोद गोस्वामी जी बताइए। आपने आज तक अपने स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त क्यों नहीं करी? मेरा बताइए सवाल मुझे। दोनों पार्टियों से है। सर, परीक्षित जी, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है। इस वक्त ये धैर्य से हॉस्पिटल बात नहीं सुने, बनेंगे, जैसे इस मैं वक्त सुन रहा था समस्या वैसे को बात हो सुनने की जाना है। आदत डालें। नहीं करो, आप क्वारंटाइन सेंटर तो बना सकते हैं, आप जांच सेंटर प्रमोद तो बना सकते भैया- हैं, कुछ तो कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। सारा दिल्ली गौड़ साहब मेरी बात सुनिए। गौड़ साहब आपको गौड़ साहब आपको बोलने का, राकेश शर्मा जी आपको बोलने का समय दिया गया था। गौड़ साहब आपको बोलने का समय दिया गया था। अब प्रमोद गोस्वामी को प्रमोद आपको सुन नहीं रहा, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, आपको आवाज नहीं आ रही धैर्य मेरी। से बात सुने। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी प्रमोद गोस्वामी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। केंद्र सरकार में बीजेपी है जी, तो बोलिए। राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी है, तो दोनों ही धैर्य से बात सुने। धरातल पे रह करके सब लोग काम करते हैं, उस बात को सुनने का भी प्रयत्न करें, क्योंकि दूसरे आदमी आपकी बात सुनते हैं। जी जी मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में तमाम लोग रहते हैं जो कि दिल्ली की राजधानी में सर्विस करते हैं, और सबसे पहला सवाल तो राज्य सरकार से आ गया कि राज्य सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, या जो सर्विस करने वाले हैं जो दिल्ली जा सकते थे, सर्विस तो बंद हो चुकी, लेकिन जो तमाम क्षेत्र के लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते थे, कोरोना महामारी जैसी बीमारी में भी आप लोगों ने उन लोगों के रास्ते बंद कर दिए जिन लोगों ने दिल्ली का रास्ता आप सबको दिखाया। दिल्ली के रास्ते दिखाने वाले उत्तर प्रदेश के लोग क्या नहीं है आम आदमी पार्टी को? क्या केंद्र सरकार को नहीं है? केंद्र सरकार के पास भी वही सवाल रहेगा कि 15 साल से उनके पास एनडीएमसी जो है दिल्ली में बीजेपी है, और केंद्र सरकार सातों सांसद बीजेपी के हैं, एक दूसरे पलम लगाते हैं, लेकिन काम लोगों के लिए कोई नहीं करना चाहता। जो मरीज हैं वे, जिनके कोई भी कैंसर की बीमारी थी या अन्य बीमारी थी, वे उनसे जूझ रहे हैं आज भी। तो आप लोगों के कान पे जूं नहीं चलती कि हमें काम करना चाहिए, उनके इलाज करने चाहिए। अरे पहले ही कुछ तो कोरोना महामारी से मर रहे हैं, कुछ इस तरीके से भूखे पेट मर रहे हैं, कुछ अन्य बीमारी से मर रहे हैं। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती कोई से को भी? केंद्र सरकार के दायित्व है कि सीमाएं सील करती, लेकिन आपके दायित्व तो नहीं हुए हैं। राकेश शर्मा जी जवाब दीजिए। राकेश शर्मा जी। सर सीमाएं सील करने का जो एक गलत जो डिसीजन लिया दिल्ली सरकार ने लिया, एक हफ्ता नहीं, वो तो केंद्र सरकार को भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार भी कहाँ काम कर रही है। पहले क्या केंद्र को राज्य सरकारों ने एक दोषारोपण किया कि साहब हमें अधिकार दो, हम अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का हम देखेंगे क्या हो सकता है। केंद्र ने सिर्फ ये कहा कि राज्य सरकारें देखें कि उनके यहाँ क्या हालात हैं और उस हालात के हिसाब से डिसीजन लें। और उस हालात के हिसाब से डिसीजन लेने में दिल्ली सरकार ने क्या डिसीजन लिए कि दिल्ली बॉर्डर सील करूंगा, मैं यहाँ पे शराब के 70% रेट बढ़ाऊंगा, शराब के ठेके तो आपने खोले, वालों का इलाज होगा, शराब के ठेके तो आपने खोले और उसके बाद शराब के ठेके जो खोले हैं वो केंद्र सरकार के आदेश हैं। आज तो इतने मरीज हैं, इतने बेड खाली हैं। मैं दिल्ली के लगभग सारे अस्पताल में खुद गया हूँ, जहां वो कहते थे हमारे पास 2200 बेड खाली हैं, हमारे पास 1700 बेड खाली हैं। न जाने कहां से बाजीगर हैं, कहां से आंकड़े लाते हैं। 753 बेड ऑक्यूपाइड है। अरे वहां जाके देखो, वहां एक भी बेड नहीं है, और अगर जो बेड है उन पे कोई आदमी, तो क्या जानवर भी उन पे नहीं बैठ सर सकता? राकेश शर्मा जी, आरएमएल अस्पताल में भर्ती होने के लिए व्यक्ति को जूझना पड़ता है। आरएमएल अस्पताल तो केंद्र सरकार के अंडर आता है, उसमें व्यवस्था सुचारू क्यों नहीं है? अगर केंद्र सरकार का जो दायित्व है वो क्या निभा पा रही है? मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ इलाज नहीं है दिल्ली में, है शर्मा जी, मैं एक परीक्षित जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं दिल्ली में इलाज नहीं है, वो नहीं है, फिर भी ये दिल्ली में इलाज करना चाह रहे हैं आके, फिर भी दिल्ली के पीछे पड़े, हमें इलाज दिल्ली के हॉस्पिटलों में कराना है। तो ये बात कहाँ से सार्थक है, मुझे बताइए आप। फेथ है, यस, मैं बता रहा हूँ। जो प्रदेशों में, हमारे से सटे प्रदेशों में जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत यहाँ से भी बदतर है। और एक इम्प्रेशन था दिल्ली पर, एक इम्प्रेशन था आम देशवासी को कि दिल्ली में कोई अच्छी आप एनसीआर की बात, और दिल्ली में बेहतर पहली बात आप एनसीआर की बात कर रहे हैं, आप एनसीआर बात मत कीजिए। मेरे पास कल ये केस है, भागलपुर से बोलो, भागलपुर बिहार से, इस पूरी वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी के सारे लोग आते हैं, एक सिर्फ एनसीआर के नहीं आते। सर मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश से आते हैं, लेकिन उनका एक विश्वास पूरी दिल्ली में पूरे देश के लोग दिल्ली में आते हैं, बहुत दूर के लोग आते हैं इलाज कराने। सर पूरे
अब्रॉड से भी आते हैं, नहीं, विदेशों को भी नहीं कहता, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, विदेशों से भी बहुत लोग दिल्ली में आते हैं, लोग क्यों नहीं आते? लेकिन सर वो ठीक है, जानते हो वो इसलिए आते हैं कि उनका एक फेथ था कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे यहाँ से बैठ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हमने सुनी, आपकी बात हमने सुनी। हाँ ठीक है, आपकी बात सुनी, दोनों व्यक्ति की। हाँ ठीक है, घनश्याम गौड़ जी आपकी बात हमने सुनी, घनश्याम गौड़ जी आपकी बात हमने सुनी, राकेश जी आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनिए। प्रमोद गोस्वामी को भी बोलने का मौका दीजिए, प्रमोद गोस्वामी जी को भी बोलने का मौका दीजिए। प्रमोद गोस्वामी जी मुझे ये बताइए कि उधर केंद्र सरकार, इधर दिल्ली सरकार, इन दोनों के बीच में एक आम आदमी क्यों फंसे? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी दोनों ही एक पहलू के चट्टे बट्टे हैं जो कि जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार से सवाल है कि भाई आपने शराब के ठेके 1 महीने में खोल दिए, ठीक है, राज्य सरकार ने उस पर 70% टैक्स बढ़ा दिया, एक आदेश करते हैं कि शराब के ठेके खोले जाए, दूसरा उस पर रेट बढ़ाता है। क्यों आपने आखिर 1 महीने में ही ऐसी आफत क्यों लाई देश में जो कि लोग लाइन में लग करके शराब खरीदें? या आपने उन मरीजों को तो ध्यान नहीं दिया, आपने शिक्षा पे तो ध्यान नहीं दिया, शराब पे आपने क्यों ध्यान दिया? इस पे आपका किसी का ध्यान नहीं जाता? क्यों आपने किस तरीके से खिलवाड़ किए हुए? या आपने जो आगे जो लोग अन्य मुकदमों में लगे हुए थे, या आपने उन वकीलों का भी आपने ध्यान नहीं किया होगा? बहुत सारी ऐसी बात है जो कि दोनों सरकार उसमें नाकाम हो रही है। घनश्याम गौड़ जी, हाँ बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 30,000 कोर्ट के प्रांगण में आकर एक योजना का शिलान्यास करके जाते हैं 50 करोड़ की। उसके बाद में विधानसभा में उसका बिल भी पास होता है, 50 करोड़ की योजना, 50 करोड़ की वेलफेयर योजना, वकीलों की 50 करोड़ की वेलफेयर योजना का शिलान्यास करके जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और काम कब चलेगा? जब वकील सड़क पर आ जाएंगे, जब वकील हाथिए पर आ जाएंगे, जब काम चलेगा। आप लोगों को ये नहीं दिखता कि आप लोगों ने वादे किए हैं, उन वादों को एग्जीक्यूट भी करना होता है। वो जो कहेंगे वो करेंगे जरूर, ये उनका पक्का है, चाहे वो कोई कैसी भी योजना हो, वो करेंगे, वो बेशक करेंगे। 20 साल क्यों? नहीं, जरूरत तो आज है, आपने फॉर्म भरवा लिए, अभी लॉकडाउन से उतरने दीजिए, अभी लॉकडाउन से निमटने दीजिए, सर। हाँ, अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ राकेश जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉकडाउन को लेके बहुत ज़्यादा फेल हुई है। पहले 21 दिन का टाइम मांगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वहाँ पे ये फेल हुए, ये नहीं संभाल पाए महामारी को। फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपना देखे, मैं नहीं कर पाऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये ऐसा कर दिया, अरविंद जी ने वैसा कर दिया, बॉर्डर सील क्यों कर दिए, जबकि यूपी हरियाणा ने बॉर्डर सील पहले किए थे। मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कि अरविंद जी जो भी अच्छा काम करते हैं वो एकदम चुकता क्यों है आप लोगों को, मुझे समझ। हाँ, बॉर्डर सील करके अच्छा काम करते हैं, बॉर्डर सील करके अच्छा काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। आपको थालियां बजवा दी आपने, थालियां बजवा दी, मोमबत्ती बजवा दी, क्या हुआ बताओ मुझे? आप क्यों थालियां किस लिए बजवाई? थालियां किस लिए बजवाई? मनोबल को बढ़ाने के लिए, डॉक्टर्स को, पुलिस को, हमारी जो अन्य जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग थे, हमारी सफाई मजदूरों साथ क्या हुआ आप मालूम है? रेलवे तो प्रवासी मजदूर तो आपके दिल्ली सरकार कहाँ सो रही थी जिसमें प्रवासी मजदूर जा रहे थे? दिल्ली सरकार कहाँ थी उस समय? आनंद विहार बस टर्मिनल से जिस समय जा रही थी, गलत रास्तों पे गई है, गलत ट्रैक पे गई है, ये तो प्रूफ है। नहीं, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, आप ये कहना चाहते हैं? गौड़ साहब, देश की और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। मैंने अभी पहले बात कही थी कि उनको विश्वास था, मुझे भी विश्वास था, बाहर आपको भी होगा कि दिल्ली में शायद बेहतर इलाज बेहतर है, मैं मानता हूं इस बात, अच्छे डॉक्टर मिले। लेकिन राकेश कुमार शर्मा जी आप भी दोषारोपण कर रहे हैं। आप लोग भी कोई स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक तो कर नहीं रहे हैं। आरएमएल की आप व्यवस्था देख लीजिए और अन्य अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए, कहीं सुचारू रूप से कोई टेस्ट की प्रक्रिया नहीं है, कहीं उनको जो है एडमिट करने की प्रक्रिया नहीं है। किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को दोषारोपण करते रहेंगे? आम आदमी किस तरह रहेगा? एक दूसरे पे बात डालते रहेंगे, ये कह रहा हूँ, एक दूसरे पे बात डालते रहेंगे, विडंबना नहीं है? जिम्मेवार दोनों हैं। सर सुन लें, क्या ये विडंबना नहीं है कि आज जो काम सरकारों को करना चाहिए, मंत्रियों को करना चाहिए, मुख्यमंत्री को करना चाहिए या बड़े ब्यूरोक्रेट्स को करना चाहिए, वो काम आज कोर्ट कर रही है।
आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्शंस दे रही हैं कि आप ये करिए, आप ये इनकी फीस तय करिए, आप इनके टेस्ट करिए। अरे अगर सब कुछ कोर्ट नहीं करना है, सब कुछ वकील और जजों नहीं करना है, तो इनको किस बात का भत्ते और किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं? इनको कहिए रिजाइन करें, गवर्नमेंट से हट जाए, और फिर कोर्ट और करेगी और पब्लिक ठीक है, आप सभी तीनों मेहमानों का हमारे साथ। ये कौन सी कार्य प्रणाली हुई इनकी कि ये कुछ नहीं करेंगे, बस कोर्ट कह देगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं। हम बहुत ज्यादा लंबी इसको चर्चा को नहीं खींचेंगे, फिर मैं आपको तीनों मेहमान उन्होंने कहा कि हम टेस्ट जो है, जो हल्का इन्फेक्शन है उसमें टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अरे ये हल्का और भारी इन्फेक्शन, ज्यादा इन्फेक्शन और कम इन्फेक्शन, who will decide? कौन करेगा? ठीक है, मरीज करेगा कि मुझे देखिए, मैं कहीं ना कहीं इस जो डिबेट है, तो ये जो चीजें हैं, ये झूठ डिबेट के माध्यम से सरकारों के कान खोलने का प्रयास किया जाता है, और उन सरकारों को बता दूं जो आज बेड गिनवा रही हैं कि हमारे पास 4000 बेड है, 10,000 बेड है। आप सरकार है, सबसे पहले आपको अपने अंदर की पावर को समझना होगा। आपको देखना होगा कि आपके पास होटल्स हैं दिल्ली में, आपके पास क्लासरूम्स हैं दिल्ली में, आपके पास अन्य स्थल हैं दिल्ली में, आप उनको बेडरूम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रूम को बेडरूम में कन्वर्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है? परीक्षित जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने या उनके किसी कैबिनेट के मिनिस्टर ने क्या किसी हॉस्पिटल का इस दौरान दौरा किया? दौरा होता क्या है। उन्होंने वहां जाके मरीजों से पूछा? वहां जा कागजों नहीं, में मत कागजों में जाइए, नहीं, कागजों में नहीं है, रियलिटी में है कि हर आप मिनिस्टर कागजों में मत सब जाते हैं, जाइए। ऐसी बात नहीं है। एक भी जगह चीफ मिनिस्टर साहब नहीं गए हैं, एक भी जगह कोई मंत्री नहीं गया है। आप ठीक, राकेश जी, ठीक है, राकेश जी, एक बात बताता हूँ, एक मिनट सर, राकेश जी एक बात बता दूं। सीएम साहब ने अपने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए हैं हर हॉस्पिटल के लिए, हर कोरोना सेंटर के लिए। छोड़िए इन बातों को, रिप्रेजेंटेटिव, मैं भी रिप्रेजेंटेटिव। नहीं है, ठीक है, ये बात आप भी घर ठीक है, राकेश जी, पार्ट है सर, ये नहीं करिए राकेश जी, ठीक है, घनश्याम गौड़ जी, घनश्याम गौड़ बिल्कुल सर, अप्रोच में रहते हैं सब लोग। सर वोट मांगने वो झुग्गियों में ठीक जा है, सकते हैं, वोट राकेश जी, राकेश जी, लेकिन आज हॉस्पिटल राकेश जी, में मरते हुए मरीजों को ठीक है, राकेश जी, ठीक है, नहीं देख सकते। ठीक, एक छोटी, ये बिल्कुल महामारी है, इस क्यों महामारी नहीं से देख रहे बहुत हैं चिंतित मंत्री हैं लोग? और हम लोग बहुत सीरियस हैं। लेकिन चिंतित इसको लोग कमरे में राजनीतिक बैठ रंग मत कर दीजिए, चिंतित हैं, इसमें झूठे कुछ नहीं आंकड़े है। देश को दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सटीक। सेंटर पे, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उनकी हालत खराब है, सफदरजंग की, एम्स की। चलिए, मैं लास्ट एक मिनट में प्रमोद गोस्वामी के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद गोस्वामी जी, लास्ट 1 मिनट बताइए। परीक्षित जी, एक चीज मैं दोनों प्रमोद गोस्वामी जी, लास्ट 1 मिनट बताइए। मजदूरों की मौतें हुई है, उनकी कौन बोलने दीजिए। आप प्रमोद गोस्वामी हैं, आप प्रमोद गोस्वामी नहीं है, मैं प्रमोद गोस्वामी जी से बोला, बोलिए। एक्सीडेंट में डेथ हुई है, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जितने प्रवासी मजदूर हैं, चाहे वो दिल्ली से निकले हैं या हरियाणा से निकले हैं, उन प्रवासी मजदूरों के लिए आपके पास खाने तक नहीं थे। वे मजबूर होकर के अपने घर पैदल जा रहे थे, तब भी उनके पैरों में छाले पड़ गए, उसके बाद भी आप उनको लाठियां मार रहे थे। आप सबको दोनों को शर्म क्यों नहीं आती इन बातों को लेकर के प्रवासी मजदूरों पर, किसानों पर आप अत्याचार करते हैं, उन पर ही राजनीति करते हैं और उन्हीं से आप सत्ता में पहुंचते हैं। क्या आपको ये समझ नहीं आता? क्या इसलिए वो इन पे अत्याचार राज्य किसने सरकारों नहीं ने किया? इसलिए किया, किसने नहीं किया? झूठे दिया, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास ठीक है, कार्यक्रम का केवल झूठ बोला, जो राशन केवल झूठ बोला। आप क्या बात करते थे उनकी बात? क्या राशन देते थे आप लोग उनके बाद? 10,000 को आपने खिलाया, तो लोग कौन थे? कश्मीरी गेट के पुल के नीचे भूखे लोग रहे हैं काफी दिनों तक, उनके पास तक भोजन की व्यवस्था नहीं पहुंची है। मैं सरकारों के, हिंदुस्तान बचाना है, कोरोना महामारी से बचाना है, राजनीति करना छोड़िए, धरातल पे रहकर के काम करिए। मत भटकिए, आप मुद्दों से मत भटकिए। ठीक है, मेरी आप तीनों मेहमानों का, राकेश जी ठीक है, राकेश जी ठीक है जी, एक ही विनती लास्ट में करना चाहूंगा। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक क्षेत्रों में थे क्या? ठीक है, कौन सी पार्टी से बात है? कौन सी पार्टी के लोग क्षेत्र में थे? ठीक है, तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सरकारें कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंदे बैठी हैं इस व्यवस्था को देखकर कि आगे व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लोगों की जो शरीर है वो लाशों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बेड की व्यवस्था नहीं है,
कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, कहीं एडमिशन की व्यवस्था नहीं है, कहीं टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। तो आप यही सरकार आप सरकार हैं, सबसे पहले आप ये देखिए आपके हाथ में सुचारू व्यवस्था यदि नहीं है तो आप अपने पदों से इस्तीफा दे दीजिए। ये आपको मैं कह देता हूं, आप देखते रहिए NYU न्यूज। इनके बच के नहीं है राजनीति।